हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद के एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को विदित होगा कि मेरा इंडियन जियोग्राफी का एक सीरीज चल रहा है, उसमें से हम लोग काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब पिछले लेक्चर में हम लोग भारत के मैदान और तटों को अध्ययन किया। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज आप सबका फेवरेट चैप्टर नदी तंत्र, नदियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको मैप से इंट्रोड्यूस करवा दूं, फिर इसके बाद हम लोग अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बता देता हूं आपको। ये अपना इंडिया का मानचित्र है, मैप है। इसमें से जो ब्लू लाइंस हैं वो नदी को शो कर रही हैं, रिवर शो कर रही हैं, और जो रेड कलर का ये दिख रहा है, रेड कलर का, ये आपका दर्रा को शो, कैनियंस को शो कर रहा है। और ये दो ट्रांस हिमालय की दो श्रेणी हैं। कौन कौन सी? लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। उधर है कारकोरम श्रेणी, जो कि अभी मेंशन नहीं किया गया है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे नदी तंत्र, भारत के प्रमुख नदी तंत्र। ये संपूर्ण भारत है, इसमें प्रमुख कौन कौन सी नदियां प्रवाहित हो रही हैं, जहां से हमको क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चनों पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हर एक नदी के बारे में प्रॉपर तरीके से अध्ययन करेंगे। चलिए, सबसे पहले बता दूं कि अगर हमको बहुत अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे से सभी नदियों का अध्ययन करना है तो इनको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, है ना। तो ऐसा लिखेंगे कि अध्ययन की दृष्टि से, पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट अध्ययन की दृष्टि से भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला लिखेंगे हिमालय की नदियां या हिमालय से निकलने वाली नदियां, और दूसरा लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। दूसरा लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, अब हम लोग आज चर्चा करेंगे हिमालय की नदियों पे। तो हिमालय की नदियों में प्रमुख रूप से 3 नदियां हैं और तीनों नदियों का एक तंत्र है। उनको हम लोग बहुत अच्छे से विस्तृत में अध्ययन करेंगे। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां निम्न हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। 3 हैं, तीनों को आप लिखेंगे, फिर इसके बाद एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, और कुछ बातें हैं जो कि पहले हम लोग पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग नदियों का अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। अपने भारत में बहने वाली 3 ऐसी नदी हैं जो कि पूर्ववर्ती हैं। पूर्ववर्ती मतलब कि जहां पर आज हिमालय का उत्थान है वहां पहले टेथिस सागर था। टेथिस सागर मतलब टेथिस भू सन्नति था। तो हिमालय के उत्थान के पहले भी वो नदियां प्रवाहित थी और अपना जल टेथिस सागर में गिराती थी। वो कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 नदियां हैं जो कि हिमालय पर्वत के उत्थान के पूर्व में भी यह प्रवाहित थी, इसलिए इन तीनों नदियों को पूर्ववर्ती नदी भी कहा जाता है। पूर्ववर्ती का मतलब है कि हिमालय के उत्थान से पहले, पूर्व। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका एक पॉइंट, इसको भी आप लिखेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। चलिए, ये तीनों नदियां कौन कौन सी? सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदियां जैसे जैसे हिमालय का उत्थान होता गया और ये नदियां घबराई नहीं, अपना रास्ता नहीं छोड़ी, अपना मार्ग नहीं बदली और निरंतर संघर्ष करती रही। और बृहद हिमालय, जो सबसे बड़ा हिमालय है, उसको जैसे ही उत्थान थोड़ा सा होता था, धीरे धीरे उसका उत्थान हुआ है हिमालय का, तो जैसे ही थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ती थी तो ये नदियां संघर्ष करके उसको काट देती थी और सकरा गार्ज या सकरी घाटी बना दी, जिसको हम गार्ज के नाम से जानते हैं। इधर सिंधु नदी तंत्र जम्मू कश्मीर में सिंधु गार्ज, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकिला गार्ज और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज का निर्माण करी। चलिए, गार्ज क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए ये है हिमालय या पर्वत, हिमालय इधर इधर भी, और इधर से नदियाँ जैसे जैसे हिमालय का उत्थान होता गया ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ता गया, तो ये नदियाँ यहाँ से बहते हुए बहती थी धीरे धीरे, जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता था वो अपना गहरा करती गई और एक गार्ज का निर्माण मतलब घाटी का निर्माण करी, एक आई आकार की घाटी का निर्माण करी। इस आई आकार की घाटी को हम गार्ज कहते हैं या कैनियन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। कौन कौन से गार्ज का निर्माण हुआ है उसको देखते हैं। पहला लिखेंगे सिंधु गार्ज, सिंधु गार्ज ये कहाँ पे है। दूसरा लिखेंगे शिवकिला गार्ज, थर्ड लिखेंगे दिहांग गार्ज, ठीक है। अब इनका कहाँ कहाँ पे निर्माण है, कौन कौन से स्टेट में, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंधु गार्ज जम्मू कश्मीर राज्य में गिलगिट के पास, जम्मू कश्मीर राज्य में गिलगिट के पास ये अपना निर्माण करता है, जम्मू कश्मीर में गिलगिट के पास, ठीक है। शिवकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। और दिहांग गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी पर कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये तीन गार्ज का निर्माण होता है और ये तीनों नदियां जो कि हिमालय पर्वत के उत्थान से पहले भी पूर्ववर्ती नदी है, मतलब पूर्व पहले भी प्रवाहित होती थी और अपना जल टेथिस सागर में गिराती थी। जैसे जैसे हिमालय पर्वत का उत्थान होता गया तो ये संघर्ष करती गई और अपना रास्ता बनाने के लिए हिमालय को काटती गई और एक घाटी का निर्माण करी, जिसको हम आई आकार की घाटी गार्ज या कैनियन के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या हुआ, वो प्रमुख गार्ज तीन है, कौन कौन से, सिंधु नदी पर सिंधु गार्ज जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है गिलगिट के पास, ये सतलज नदी पे बनाता है शिवकिला गार्ज जहाँ पे सतलज नदी पर इस हिमाचल प्रदेश में है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर दिहांग गार्ज अरुणाचल प्रदेश में बनता है। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये जो गार्ज है, जो नदी गार्ज का निर्माण करती हैं वो तीनों नदियां इंटरनेशनल हैं, अंतर्राष्ट्रीय नदियों के अंतर्गत आती हैं। जैसे सिंधु नदी दूसरा है आपका सतलज नदी, थर्ड में है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदी अंतरराष्ट्रीय नदी है ना। तो एक पॉइंट लिखेंगे, भारत में गार्ज का निर्माण करने वाली तीन नदियां हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय हैं। फिर जो कि निम्न है ऐसा भी लिखेंगे, और उनके कौन कौन से देश में ये बहती हैं, कंट्री में कौन कौन सी कंट्री में ये फ्लो करती हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिंधु नदी जो है वो प्रमुख रूप से तीन देशों में, तीन कंट्री में बहती है। कौन कौन सी है सिंधु नदी देख लेते हैं, यहाँ पे बनी हुई है। तो सिंधु नदी यहाँ मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और जम्मू कश्मीर के पास से बीचों बीच गुजर कर, तो ये चाइना हो गया, ये भारत हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। तो तीन देशों में प्रमुख रूप से सिंधु नदी का प्रवाह होता है। कौन कौन सा, चीन, भारत
और पाकिस्तान। चीन, भारत और पाकिस्तान। इसके बाद आते हैं सतलज नदी। सतलज नदी यहाँ पे बनी है, इसको भी देख लेते हैं। सतलज नदी मानसरोवर झील के पास स्थित राकस ताल से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए पंजाब में जाती है और पंजाब के बाद फिर कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। तो यह प्रमुख रूप से कौन कौन से देश में? यहाँ चाइना, भारत और पाकिस्तान, ये भी 3 देश में बहती है। कौन कौन सा? चीन, भारत और पाकिस्तान। ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी ये है जो कि तिब्बत से के मानसरोवर झील से निकलती है, उद्गम होता है और यहाँ से बहते हुए इसको यहाँ पे चाइना में, इसको चीन में सांको नाम से जानते हैं और इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में, भारत में बहते हुए ये बांग्लादेश में बहती है। तो ये प्रमुख रूप से 3 देशों में बहती है। कौन कौन से? पहला तो चीन ही हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भारत और तीसरा है बांग्लादेश। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। आप अगर थ्योरी अच्छे से कॉन्सेप्टेबल पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी मॉडिफाइड हो आप उसमें सही करके आएंगे, गारंटी हमारी है। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करते रहिए और करते जाइए। ठीक है। ये प्रमुख रूप से 3 देशों में बहती है ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये लोग हम लोग 3 नदी तंत्र पढ़ेंगे, डिवाइड करेंगे। हिमालय की प्रमुख नदियां हैं, इनमें से बहुत सारी सहायक नदियां हैं, सबका अध्ययन उसी में कर लेंगे। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम लोग का परिचय चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सभी को मिला के एक परिचय दे रहा हूँ, इसके बाद एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मैं बताऊंगा आपको टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सिंधु नदी तंत्र वहां से हेडिंग डलवाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी एक साथ देख लेते हैं सभी, है ना। तो सिंधु नदी तंत्र का थोड़ा सा इंट्रो दे दो। सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी जो है वो सिंधु नदी है और सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, बाईं ओर से प्रमुख 5 सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी हैं यहाँ पे मैप में थोड़ा देख लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र यहाँ से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल के जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवाह होती है। फिर इसके बाद बाईं ओर से, मतलब इधर से, इधर बह रही है, ये बायां हुआ, वो दायां हुआ। तो यहाँ से झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज 5 नदियां हैं जो कि बाईं ओर से कौन कौन सी हैं लिख लेते हैं। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। ये सीरियल भी कभी कभी पूछ देता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सिंधु नदी की सहायक नदियों का क्रम लिखिए या क्रम कैसा है, ऑप्शन दे देगा। उसमें से आपको बिल्कुल याद करना है झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम 5 बार पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज 5 नदियां हैं, इनका क्रम इस तरह से है। ठीक है। इसको आप बिल्कुल पूछा जाता है क्वेश्चंस, इसलिए मैं इसको इंडिकेट किया हूं और बता दिया हूं। ठीक है। चलिए, सिंधु नदी तंत्र की 2 ऐसी नदियां हैं, सिंधु नदी तंत्र की 2 ऐसी नदियां हैं जो तिब्बत के मानसरोवर से उनका उद्गम होता है। कौन कौन सी है? एक तो खुद सिंधु नदी है और दूसरा सतलज नदी है। एक सिंधु नदी है और दूसरी खुद, एक तो सिंधु नदी है, दूसरी सतलज नदी है। ठीक है ना, इतना रखेंगे। फिर इसके बाद जम्मू सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर राज्य से होकर, जम्मू कश्मीर राज्य में उसका उद्गम स्थल है, वहाँ से होकर वो निकलती है। कौन सी है वो? झेलम नदी। जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के पास शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है और यह बहते हुए श्रीनगर
से बहते हुए बूलर झील में मिलती है और आगे बढ़ते हुए भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के समानांतर चलते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और जाके कौन सी नदी में मिल जाती है? चेनाब नदी में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो पांचों नदियां हैं, पंचनद इसको बोलते हैं, ये जो 5 नदियां हैं इनको पंचनद बोलते हैं। ये प्रमुख रूप से कहाँ पे है? प्रमुख रूप से पंजाब में इसको पंचनद के नाम से जानते हैं। 5 नदियां पंजाब से होकर गुजरती हैं और ये नदियां सम्मिलित रूप से अपना जल पाकिस्तान, जैसे ये है अपना, ये नदियां सम्मिलित रूप से अपना 5 नदियां सम्मिलित रूप से अपना जल पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है बाईं तरफ से। किस नदी में? सिंधु नदी में। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है तो लिख सकते हैं इसको। बाकी आगे भी हम लोग एक एक करके जब डिस्कस करेंगे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, तो वहाँ पे भी हम उद्गम स्थल आपको लिखवाएंगे। फिलहाल अभी एक साथ देख लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी, जैसा कि अभी पहले बताया कि सिंधु नदी तंत्र का प्रमुख नदी सिंधु नदी है, जिसका उद्गम मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। अभी हम उद्गम स्थल की बात करेंगे। फिर इसके बाद झेलम नदी जम्मू कश्मीर राज्य के बेरी नाग के पास शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है और ये बहते हुए किसमें मिलती है? चेनाब नदी की। चेनाब, झेलम हो गया, चेनाब नदी। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचाला दर्रा से इनका उद्गम के समीप से इसका उद्गम होता है और ये बहते हुए आगे जाती है। फिर इसके बाद आते हैं रावी, ब्यास और सतलज। तो रावी और ब्यास 2 नदियां हैं जो कि रोहतांग दर्रे से निकलती हैं और प्रवाहित होती हैं। इसके बाद सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है और आगे की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है ना, बस उद्गम की बात किया हूँ। अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में हेडिंग डालेंगे। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। हेडिंग डालेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में प्रमुख कौन कौन सी नदियां हैं? 6 नदियां हैं। कौन कौन सी? सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। सब का अध्ययन एक एक करके हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे। सबसे पहले डाल रहे हैं हेडिंग सिंधु नदी। पहले इसका अध्ययन करेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे, सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी है। दूसरा पॉइंट, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है और यह नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलते हुए उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से बहते हुए आगे यह जम्मू कश्मीर राज्य में गिलगिट के पास यहाँ पे सिंधु गार्ज का निर्माण करते हुए यह यहीं से पश्चिम की ओर मुड़ी जाती है, यहीं से दक्षिण की ओर मुड़ते हुए यह कहाँ पे? पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, एक बार और हम इसको बता देते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको और क्लियर हो। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और पश्चिम उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होते हुए यह जम्मू कश्मीर राज्य के गिलगिट के पास सिंधु गार्ज का निर्माण करते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए और एक पॉइंट लिखेंगे, लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, तो नोट करके लिखेंगे कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी
नदियों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहली है ब्रह्मपुत्र नदी, जिनका विस्तार 2900 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी का विस्तार है 2880 किलोमीटर। फिर इसके बाद आएंगे गंगा नदी पर, पच्चीस किलोमीटर। फोर्थ में आएंगे गंगा के बाद सतलज नदी, 1500 किलोमीटर। फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर में आएंगे गोदावरी, ये दक्षिण भारत की नदी है, 1465 किलोमीटर। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। 6 यमुना नदी, तेरह 1385 किलोमीटर। ठीक, ये प्रमुख 6 नदियां हैं जिनका क्रम इस तरह से है। इनको आप नोट करें, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन से पूछे जाएंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है, यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, जिसकी लंबाई कितना है भारत में? 1385 किलोमीटर तक वो प्रवाही है। ठीक है, इस तरह से इसका क्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सिंधु नदी हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे झेलम नदी। सिंधु नदी समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग झेलम नदी के बारे में पढ़ेंगे। झेलम नदी, झेलम नदी ये है। सिंधु नदी हो गया, झेलम नदी, फिर चिनाब, फिर रावी, ब्यास, सतलज, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, झेलम नदी सबसे पहले उद्गम स्थल की बात करते हैं। ठीक है, तो झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर राज्य में बेरी नाग के पास शेषनाग झील से हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, झेलम नदी उद्गम स्थल से आगे की ओर बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से होते हुए यह बूलर झील में मिल जाती है। रेड कलर का स्पॉट जो है वो श्रीनगर को शो कर रहा है, उसके आगे ब्लैक कलर का जो सर्कल बना है ये आपका बूलर झील को शो कर रहा है। बूलर झील में जाके मिलती है, फिर बूलर झील से यह आगे निकलती है और भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर इसके बाद ये चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, हाँ, झेलम नदी जो है, झेलम नदी का कुछ भाग जम्मू कश्मीर की घाटियों से होकर, जैसे जम्मू कश्मीर की घाटी, जैसे श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की घाटी में ही स्थित है, बूलर झील वहीं पे स्थित है, तो वहाँ पर उनका प्रवाह होता है। और जम्मू कश्मीर की ये घाटी बिल्कुल समतल है। ठीक है, और समतल होने के कारण नदियाँ विसर्पों का निर्माण करती हैं। मतलब ये विसर्प मतलब ये सांप के आकार का चलती है, यह विसर्पों का निर्माण करती है, क्योंकि वहाँ पे ढलान नहीं होता है। ढलान होने पर उनका वेग तीव्र हो जाता है और विसर्प नहीं कर पाती नदियाँ। और जो समतल जगह है वहाँ पे समतल सतह पर नदियाँ को ढाल नहीं मिलता, तो उनका स्पीड थोड़ा सा नॉर्मल रहता है और वो विसर्पों का निर्माण करती है। मतलब ऐसे सांप के आकार का निर्माण करती है, उसको हम विसर्प बोलते हैं। ये कहाँ करती हैं? कश्मीर घाटी में, है ना। ठीक है, चलिए झेलम नदी का एक और पॉइंट है, उसको आप लिखेंगे, झेलम नदी कश्मीर घाटी में अनंतनाग से
अनंतनाग से बारागुला, अनंतनाग से बारागुला तक जो डिस्टेंस है वो नौकागम्य है, मतलब वहाँ पर बहुत पानी में हलचल नहीं है और शांत जल चलता है, जहाँ पर हम नौका चला सकते हैं और वहाँ पे अपना नौका से परिवहन भी कर सकते हैं। वो मतलब नौकागम्य है, वहाँ नौका आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका झेलम नदी। अब इसके बाद झेलम नदी से, अब इससे थोड़ा सा क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा, ऐसी कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के समानांतर बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है? झेलम नदी। ठीक है, ऐसी कौन सी नदी है जो बूलर झील से होते हुए बहती है? कौन सी है? झेलम नदी। ऐसी कौन सी नदी है जो जम्मू कश्मीर, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो जम्मू कश्मीर राज्य से उसका उद्गम होता है? कौन सी है? झेलम नदी। इस तरह से विभिन्न क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आप बिल्कुल उस पर टिक करेंगे और क्लियर करके आएंगे। ठीक है ना? चलिए, अब झेलम नदी हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे की ओर और पढ़ते हैं चेनाब नदी। कुछ भी नहीं छूटेगा भाई, टेंशन नहीं लेना है, बस धैर्य रखना है और धैर्य के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, पैसेंस रखना पड़ेगा और कंसंट्रेट करके पढ़ना है, बिल्कुल कुछ नहीं छूटेगा, फिक्र नहीं करना है आपको। चलिए, अब चेनाब नदी की बात करते हैं। चेनाब नदी, सबसे पहले चेनाब नदी का उद्गम स्थल देख लेते हैं। लिखेंगे पॉइंट, चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचाला दर्रे के समीप से हुआ है। ठीक है, ऐसा लिखेंगे कि चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचाला दर्रे के समीप से हुआ है और यह नदी जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर जाती है और बहते हुए पाकिस्तान में मिल जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है, प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, और कोई खास फैक्ट नहीं है इसमें, है ना, चेनाब में। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं रावी। रावी और ब्यास दोनों का उद्गम एक ही जगह है, तो रावी और ब्यास को हम लोग एक साथ लिखेंगे। ठीक है, रावी और ब्यास को एक साथ लिखेंगे। रावी व ब्यास नदी, रावी और ब्यास नदी। चलिए, इनके उद्गम की बात करते हैं। रावी और ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कहाँ? रोहतांग दर्रे से होता है और ये आगे की ओर प्रवाहित होती है। सेकेंड, ब्यास एकमात्र ऐसी नदी है जो कि केवल भारत में प्रवाहित होती है। ब्यास सिंधु नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि भारत में ही प्रवाहित है या भारत में ही प्रवाहवान है। बाकी सब नदी भारत और पाकिस्तान दोनों में प्रवाहित। ठीक है, ब्यास एकमात्र ऐसी नदी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे और आप करके आना है। ठीक है, अब ब्यास नदी का नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ब्यास नदी रोहतांग, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर सतलज नदी से पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके में नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट लिखेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर सतलज नदी को पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, चलिए, चेनाब नदी हो गया, रावी और ब्यास हो गया। अब हम लोग सतलज के बारे में बात करते हैं। सतलज नदी, ये लास्ट। ठीक है,
हेडिंग डाल लीजिए सतलज। सतलज नदी, पहला पॉइंट लिखेंगे इसका। पहला पॉइंट सबका उद्गम स्थल ही है, वो एक बार पहले भी मैं डिस्कस किया था और इसके साथ भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दो बार हो जाएगा, अच्छा रहेगा। सतलज नदी, सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल, या इसको हम राक्षस ताल भी कहते हैं, राकस ताल और राक्षस ताल, राकस ताल या राक्षस ताल से निकलती हैं और सिपकिला दर्रे के पास, यहाँ पे सिपकिला दर्रा है, यहाँ सिपकिला दर्रा है, सिपकिला दर्रे के पास से ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं और यहीं पे एक सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है, मतलब ट्रांस हिमालय को काट कर यहाँ पर एक घाटी का निर्माण करती है जिसको हम गार्ज कहते हैं, पहले से उसके बारे में डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ पर एक सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सतलज नदी राकस ताल से निकलकर भारत के दो प्रमुख राज्यों में प्रवाहित होकर वह पाकिस्तान जाती है। कौन कौन सी? हिमाचल प्रदेश में और पंजाब राज्य, दो राज्यों, भारत के दो राज्यों में यह प्रवाहित होती है, ठीक है। इसी में आप लिखेंगे सतलज नदी में, सतलज नदी का एक पॉइंट लिखेंगे, सतलज नदी सिंधु नदी की शेष 4 सहायक नदियों को सम्मिलित रूप से लेकर ये पंजाब में मिठानकोट में जाकर सिंधु नदी से बाईं ओर से मिलती है, ठीक है। ये पॉइंट लिखेंगे, फिर से एक बार सुन लीजिए। सिंधु नदी की 4 अन्य सहायक नदियों को सतलज नदी लेकर, सम्मिलित रूप से लेकर पंजाब में सिंधु नदी की बाईं ओर से मिठानकोट नामक जगह पर मिलती है, ठीक है। चलिए, और आपको बता दूं, सिंधु नदी की बाईं ओर से और दाईं ओर से और बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो कि उनकी सहायक नदियां हैं। तो थोड़ा सा 2-4 नदियों का नाम देख ले। जास्कर है, स्यांग नदी, सिगार, जास्कर, स्यांग, सिगार और गिलगिट नदी। ज्यादातर नदियां जम्मू कश्मीर राज्य से निकलकर सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, उसमें से प्रमुख नदियां हैं जास्कर, स्यांग, सिगार और गिलगिट। ये हैं प्रमुख 3 से 4 नदियां जो कि बाईं ओर से सहायक है। अब दाईं ओर से कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। दाईं ओर से प्रमुख सहायक नदियां हैं श्योक, काबुल, कुर्रम, ये प्रमुख नदियां हैं जो कि बाईं ओर से, दाईं ओर से सहायक नदी है किसकी? सिंधु नदी तंत्र की, ठीक है। बाईं ओर से प्रमुख कौन सी है? जास्कर, स्यांग, सिगार, गिलगिट। दाईं ओर से श्योक, काबुल, कुर्रम और है 1-2 नदियां, जैसे कि आपको गोमत नदी है, गोमत भी है इसमें, जो कि दाईं ओर से सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। थोड़ा सा इसका एक मेन पॉइंट है, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र जल समझौता, हेडिंग डालेंगे सिंधु नदी तंत्र जल समझौता 1960। क्या हुआ कि ये 5 नदियां, 6 नदियां हैं जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती हैं। इनको लेकर काफी विवाद हुआ और बात यह है कि उद्गम स्थल भारत के पास में है और ये भारत से निकल के, ज्यादातर भाग इसका भारत में है और भारत से निकल के ही पाकिस्तान में जाएंगी, तो इसका ज्यादा यूज भारत करता था। तो इससे पाकिस्तान और भारत में क्या था, बहुत लड़ाई था, मतलब चल रहा था कि भाई हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि इनकी नदियों में प्रमुख रूप से सिंचाई बस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए भी यूज करते थे। इस तरह से उन्होंने 1960 में एक समझौता हुआ, उसको हम बोलते हैं सिंधु नदी जल समझौता 1960।
1960। इस समझौते में क्या हुआ कि पश्चिम की 3 नदियां मतलब सिंधु, झेलम और चिनाब नदी, सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये 3 नदियां हैं जिनका 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल इंडिया यूज करेगा। और बची 3 नदियां कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास, सतलज, इन 3 नदियों का पानी 80% भारत और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक, चलिए एक बार इसको फिर से बोल लेता हूं, फिर से समझ लीजिए। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ और इसमें क्या हुआ कि पश्चिम की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब में 80% का जल जो है उसका, इनका 80% जल जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल इंडिया यूज करेगा, ये डिसीजन हुआ। फिर इसके बाद इधर की पूर्व की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलज का 80% पानी इंडिया यूज करेगा और बाकी 20% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा, ऐसा डिसीजन हुआ। तो वहाँ से लोग डिसीजन को मान्य हुआ और ये लोग अपना लड़ाई झगड़ा बंद किए भाई और पानी अपना यूज करने लगे, है ना। चलिए, तो इस तरह से हम लोग आज सिंधु नदी तंत्र को डिस्कस कर लिए। सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में एक बार बताइए, है ना। और प्रॉपर तरीके से अपना स्टडी आगे बढ़ाइए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। जय हिंद।